अगर जीवन का आनंद लेना है, जीवन की खुशियों को महसूस करना है और जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे जरूरी चीज क्या हो सकती है? वो है आप और आपका स्वास्थ्य। क्योंकि जितना आप स्वस्थ हैं वही ये तय करेगा कि आप जीवन में क्या हासिल कर पाएंगे। और यही कारण है कि आज हर व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और सिर्फ जागरूक ही नहीं, वह इसको उच्चतम सीमा पर प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को हम देखें तो वर्ष 2000 में पूरा फार्मास्यूटिकल का इंडियन मार्केट था 32,000 करोड़ रुपए का और इसका लगभग 9% हिस्सा था हेल्थ ड्रिंक, सप्लीमेंट और ऐसी चीजों का जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। लेकिन 25 में आकर वो 32,000 करोड़ रुपए का जो बिजनेस था वो हो गया लगभग 1.95 लाख करोड़ रुपए का। इतना ज्यादा बढ़ा। इसका भी 30 से 35% हिस्सा केवल फूड सप्लीमेंट, हेल्थ, न्यूट्रिशन ड्रिंक और इस तरह की चीजों का है। यह बताता है कि हम जागरूक तो हुए हैं, लेकिन साथ साथ यह भी बताता है कि हमारा स्वास्थ्य पहले से खराब हुआ है। आखिर क्यों होता है ऐसा? हम सब जानते हैं, हम सारी चीजों को पालन करते हैं, समय पर उठना, समय पर खाना, हेल्दी डाइट, सब कुछ। बावजूद इसके कहां पर चूक हो रही है? जब इस चूक की बात आती है तो अक्सर हम लोगों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपने आप को तसल्ली देते हैं। हवा खराब हो गई है, पानी खराब हो गया है, पॉल्यूशन बढ़ गया है, चीजों में मिलावट है। यह पहले भी था, कम था, आज ज्यादा है। लेकिन उसका इतना बड़ा फर्क कि 10 टाइम फार्मास्यूटिकल का मार्केट बढ़ गया, यानी हम ज्यादा रोगी हो गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कहीं कुछ गलती हो रही है। वह गलती सबसे बड़ी ये हो रही है कि हमने उस एक तत्व को छोड़ दिया है जो हमारे पूर्वजों को स्वस्थ बनाए रखता था, और वो था होलिस्टिक हेल्थ के बारे में उनका एक प्राकृतिक दृष्टिकोण, जिसका मूल बिंदु था प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति। आप कितने स्वस्थ हैं यह इस बात पर तय नहीं होगा कि आपका शरीर कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना मस्कुलर है और आप कितने सुंदर दिखते हैं। वह इस बात पर तय होगा कि उस शरीर के अंदर बहने वाली प्राण ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है और वह आपके हर सेल को, हर मसल को ऊर्जा देकर उसे पुनर्जीवित कर पा रही है कि नहीं। योगी और साधक जिनके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी गारंटी के साथ नहीं होती है, भोजन का कोई उनके निर्धारित स्वरूप नहीं होता, इसके बावजूद अगर वह उच्चतम स्वास्थ्य का, चमकते चेहरे का, ऑरा से भरे हुए पर्सनालिटी का अगर वो एंजॉय कर पाते हैं तो सिर्फ इसलिए कर पाते हैं कि उनके पास प्राण ऊर्जा है। अपने आसपास भी आप देखिए, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, खाने पीने के लिए जिनका डाइट एकदम चार्ट मेंटेन है, जिनकी पूरी दिनचर्या मेंटेन है, लेकिन उनके शरीर में वह शक्ति नहीं दिखाई देती है, वह चमक उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देती है जितनी एक ऐसे साधारण आदमी के चेहरे पर दिख सकती है जो मेहनत करने वाला है, लेकिन उसकी प्राण ऊर्जा मजबूत है, भले ही उसके पास बहुत सुविधाएं ना हो। तो दोस्तों, यही है हमारे आज के इस वीडियो का विषय कि हम संपूर्ण रूप से अपने को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वास्थ्य के विषय में आपकी अपनी परिभाषा क्या है तो शायद आपके पास तत्काल कोई उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोगों की बातों और मेडिकल साइंस के सिद्धांतों की बात करें तो स्वास्थ्य का मतलब है कि आप रोगी नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, स्वास्थ्य की यह परिभाषा सही नहीं है। स्वास्थ्य की परिभाषा मिलती है आयुर्वेद में। वहां रोगी न होने को निरोगी कहा गया है, लेकिन स्वस्थ उससे कुछ अलग होता है। स्वस्थ का मतलब है जहां आपका मन, मस्तिष्क, चेतना, बुद्धि, प्राण ये सब संतुलित रूप में अपनी अपनी जगह स्थिर हों और सर्वोच्च तरीके से काम कर रहे हों, सुंदर तरीके से समन्वय के साथ आपके जीवन में अपनी भूमिका निभा रहे हों। सुश्रुत संहिता कहती है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मनेन इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात जिसके शरीर में रस, धातु, मल बाहर निकालने की क्रिया, मन, सब कुछ अपनी जगह सही काम कर रहा हो, वह स्वस्थ होता है। अगर इस परिभाषा को स्वीकार करेंगे तो शायद हम में से आज कोई भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। लेकिन यह घबराने की बात नहीं है। वह स्वास्थ्य हासिल किया जा सकता है सिर्फ अपने आप को सही करके, अपनी उन पुरानी बातों को फिर से सीख कर, जान कर और प्रयोग में लाकर जो हम लोगों ने अपने जीवन की इस भाग दौड़ में, लाइफ स्टाइल में भुला दिया है। इसका
महत्व इसलिए भी है कि आज का जीवन न सिर्फ तेज हुआ है बल्कि विकसित हुआ है। आज इतने जीवन के पक्ष हमारे पास हैं, तरह तरह के काम हैं कि जीवन में हर क्षण हमें सक्रिय रहना पड़ता है। आज का जीवन डिमांडिंग हो गया है और इस डिमांडिंग जीवन में, इस जीवन की रेस में बने रहने के लिए, आगे रहने के लिए और सफल होने के लिए हमें बहुत स्वस्थ शरीर और उससे भी ज्यादा स्वस्थ मन की जरूरत होगी। और ये तभी संभव है जब हम होलिस्टिक हेल्थ की अवधारणा को जानें। हेल्थ की पार्शियल हेल्थ अवधारणा को हम सब फॉलो करते हैं। कभी हम ध्यान देते हैं कि हमें कितना सोना है, हमारी नींद 7 घंटे 8 घंटे पूरी हो रही कि नहीं, एक पोर्शन हुआ। हमें खाना क्या है, अच्छा खाना खाना है, फास्ट फूड जंक फूड को अवॉइड करना है और स्वास्थ्यवर्धक चीजों का सेवन करना है, यह दूसरा पार्ट हुआ। हम ध्यान देते हैं अपने फिजिकल मेंटेनेंस पर, हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, कौन सा तेल चाहिए, कौन सा साबुन चाहिए, कौन सा हमारे बॉडी के लिए अच्छी क्रीम है, इन सब पर ध्यान देते हैं। लेकिन ये पार्शियल हेल्थ है। होलिस्टिक हेल्थ की अवधारणा अंदर से शुरू होती है। स्वास्थ्य उतना ही बढ़िया हो सकता है जितना आपके अंदर की प्राण ऊर्जा स्वस्थ है। आयुर्वेद ये कहता है कि अगर इस स्वास्थ्य को बनाए रखना है, इसको अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, तो हमें अपनी प्रकृति को जानना होगा। प्रकृति से तात्पर्य होता है कि जो हमारे शरीर का मूल गुण धर्म है। आयुर्वेद के अनुसार सभी मनुष्यों को उनके शरीर और मन के गुण धर्म के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है और इन्हें वह प्रकृति कहता है। वह प्रकृति है वात, पित्त और कफ। वात का अर्थ होता है शरीर में उपस्थित रहने वाला वह प्राण तत्व जो 5 प्रकार के वायुओं में विभाजित होता है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। ये शरीर में अलग अलग तरीके से ऊर्जा के संचरण को नियंत्रित करते हैं। अगर यह अव्यवस्थित हो जाए या असंतुलित हो जाए तो हमारी प्राण ऊर्जा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। शरीर में उसकी जो भूमिका होनी चाहिए, जिस प्रकार से हर सेल तक उसे पहुंचना चाहिए, उसमें बाधा आती है और उसका परिणाम होता है कि अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक भी। स्वर विज्ञान यह कहता है कि यह वायु तत्व संतुलित तब रहता है जब हमारी संरचना के 5 महाभूतों में से 2 महाभूत आकाश और वायु तत्व ये संतुलित हों, क्योंकि यही 2 मिलाकर वात को संतुलित करते हैं। एक दूसरी प्रकृति होती है पित्त। प्रकृति का कार्य यह है कि हमारे अंदर जो अग्नि तत्व है, जो हमारे भोजन को पचाता है, हमारे शरीर में हर प्रकार के न्यूट्रिशन का, हर प्रकार के रसों का एब्जॉर्प्शन हो पाए, अवशोषण हो पाए, वो हमारे शरीर को चलाने के लिए अपनी भूमिका निभा पाए, यह सुनिश्चित करता है हमारे शरीर में रहने वाली अग्नि। अग्नि के कुल 13 प्रकार आयुर्वेद में बताए गए हैं। नंबर 1 जठराग्नि। जठराग्नि वह अग्नि होती है जिसे हम सामान्य तौर पर गैस्ट्रिक बाउल जूस कहते हैं, जो हमारे पेट में रहने वाला वह एसिड जो भोजन को पचाने का काम करता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि यह इतना सरल नहीं है, उसका अपना एक पूरा सिस्टम होता है और एक ऊर्जा उसके पीछे काम करती है जो भोजन को अच्छी तरह से पचाना सुनिश्चित करती है। अगर वह अग्नि, जिसे वह अग्नि का नाम देता है, जठराग्नि का नाम देता है, अगर वह पूरी तरह सक्रिय नहीं है तो भोजन का पाचन 100% नहीं होगा और ऐसे लोगों को लगातार इंडाइजेशन, कब्ज या दूसरे प्रकार की शिकायतें बनी रहती हैं। शरीर कमजोर होता है क्योंकि भोजन पूरा न पच पाने के कारण उसका सारा न्यूट्रिशन उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। जठराग्नि के अलावा 5 प्रकार की भूताग्नि होती है। 5 प्रकार की ये जो भूताग्नि होती है, इनका कार्य होता है हमारे भोजन में जो पंच तत्व हैं, क्योंकि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में स्वर विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार वही 5 तत्व मूल रूप से होते हैं पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, जो सभी चीजों में व्याप्त हैं। ऊर्जा का वही 5 स्वरूप हर अन्न में होता है, हर उस भोजन में होता है जो हम ग्रहण करते हैं और इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। इसलिए इनके तत्वों को ग्रहण करने के लिए, इनकी शक्ति को शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए 5 प्रकार की भूताग्नि होती है शरीर में। इस भूताग्नि का स्वस्थ होना, सक्रिय होना बहुत आवश्यक है, तभी हम उनके पूरे पोषण को ग्रहण कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में होती है 7 प्रकार की धात्वाग्नि। धातु कहते हैं उन मूल तत्वों को जो हमारे शरीर की रचना करते हैं और ये तत्व हैं रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद,
और शुक्र। ये 7 प्रकार के तत्व होते हैं जिनसे हमारे पूरे शरीर की संरचना होती है। आयुर्वेद यह कहता है और स्वर विज्ञान भी यह कहता है कि यदि इन सभी धातुओं की अग्नि का मतलब होता है तेज, सक्रियता, अगर ये 7 धातुएं पूरी तरह सक्रिय हैं शरीर में, तो इनसे संबंधित सारा पोषण हम भोजन से ग्रहण कर पाते हैं और तभी हमारे शरीर का पूरा स्वास्थ्य सुनिश्चित हो पाता है। अब सबसे प्रमुख है जठराग्नि। तो जठराग्नि पर अगर हम आते हैं तो जठराग्नि हमारी गड़बड़ क्यों होती है और हम उसके किन सिद्धांतों का पालन करके हम फिर से स्वास्थ्य को पा सकते हैं, इसे जानना आवश्यक है। देखिए, जठराग्नि का सीधा संबंध होता है भोजन नियत समय पर मिले और सर्वोत्तम तरीके से वो डाइजेस्ट हो, बस इससे होता है। हमारा शरीर एक प्रकार की मशीनरी है, एक थर्मोडायनेमिक मशीन है जिसका मूल काम होता है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना और उसे शरीर को चलाने के लिए इस्तेमाल करना। इस काम में बाधा तब पड़ती है जब हमारे मानसिक या शारीरिक गलतियों के कारण शरीर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। उसका यह काम पूरी तरह ऑटो मोड पर होता है, वह हमसे अनुमति नहीं मांगता भोजन पचाने की, और ऑटो मोड हमें समझना होगा, क्योंकि शरीर जब बाइल में हमारे पेट में जूस पैदा करता है भोजन को पचाने वाला, अगर उस समय हम भोजन उसे नहीं देते हैं अपनी व्यस्तता के कारण, क्योंकि हमारे पास काम बहुत होता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि वो एसिड तो पैदा होता है लेकिन वह जूस भोजन को नहीं, सीधे हमारी आंतों को, हमारे स्टमक को ही डिस्टर्ब करता है, उसे डैमेज करता है, क्योंकि भोजन नहीं है। और अगर जब हम भोजन कर रहे हैं उस समय शरीर उस जूस को प्रोड्यूस ना करे, सीक्रेट ना करे, तो जो भोजन पेट में गया है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट न हुआ तो उस भोजन में होता है फर्मेंटेशन, उससे पैदा होते हैं पॉइजन, तरह तरह के टॉक्सिन्स, और फिर वो बीमार करते हैं हमको बहुत बुरी तरीके से। अब इसको सही कैसे किया जाए? देखिए, इसको हमें समझना होता है कि हमारे शरीर का जो रिदम है वो क्या है। हमारा डाइजेशन का एक रिदम होता है, भूख लगने का एक रिदम होता है। इसीलिए पहले कहा जाता था कि जब भूख लगे तो खाना खाना चाहिए, बिना भूख के मत खाओ। भूख का मतलब है जब हमारे पेट में पचाने वाले एंजाइम निकलते हैं तो वह एक सिग्नल दिमाग को भेजते हैं जो हमें भूख का अनुभव कराता है। तो अगली बार जब आपको भूख का अनुभव हो तो वही खाने का सही समय है, उसको टालिएगा मत यह कह के कि अभी असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ है या अभी कोई महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि उसके कारण आप उस समय खाएंगे जब आपके पेट में कोई पाचक रस नहीं होगा और फिर वो भोजन आपके लिए जहर बन जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि हमारी आंतों में लगभग 100 ट्रिलियन के आसपास माइक्रोब्स होते हैं जिनको माइक्रोबियोम कहते हैं, और वास्तव में यही हमारे भोजन को पचाते हैं। हमारे भोजन से सारे विटामिन्स को, मिनरल्स को, पोषक तत्वों को लेना और उसे शरीर को पूरी तरह देना, ये इन्हीं का काम होता है। अब समस्या ये है कि हमारे ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये माइक्रोब हमारे पेट में आते हैं हमारे पुराने भोजन के संस्कारों से, जो हमारे दादा ने किया, हमारे पिता ने किया है, या हम बचपन से करते आ रहे हैं। इसलिए जब आप ऐसे भोजन का प्रयोग करना शुरू करते हो जो आपके यहाँ परंपरागत रूप से नहीं खाया जाता है, तो उसे डाइजेस्ट करना इन माइक्रोब्स के लिए बहुत आसान नहीं होता। नतीजा ये निकलता है कि गट कंफ्यूजन पैदा होता है। मैं इसे गट ब्रेन कंफ्यूजन कहता हूं, क्योंकि गट का अपना एक ब्रेन होता है, वह उसका एक सिस्टम होता है समझना कि जो आया है उसको कैसे डाइजेस्ट करना है, उसको कितना हमें एब्जॉर्ब करना है और कितना पोषण उससे लेकर शरीर को देना है, यह पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो दूसरा काम जरूरी ये है कि आप केवल लोकल खाना खाएं, वह खाना खाएं जो आपके यहाँ पैदा होता है, जो आपकी लोकल विसिनिटी का प्रोडक्ट हो। ऐसे खाने पर आप मत जाएं। आजकल बड़ा जोर है, कल्चर है मिलेट कल्चर, हम मिलेट्स खाएंगे। मैं पूछता हूं, क्या आपके पूर्वजों ने भी मिलेट खाया था? नहीं, वो तो सैकड़ों सालों से गेहूं खाते हुए आ रहे हैं, चावल खाते हुए आ रहे हैं। तो आपके शरीर का मूल गुण है गेहूं और चावल को पचाना। आपके जीन में वो नहीं है प्लान जो मिलेट्स को एनालाइज करके उन्हें पचाए और फिर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे। लिहाजा होता यह है कि मिलेट्स खाने के बाद, मैं ये नहीं कहता कि मिलेट अस्वास्थ्यकर है, लेकिन वह आपके लिए नहीं है। इसको समझिए, क्योंकि प्रकृति की यह व्यवस्था है कि वह जिस चीज की आवश्यकता जिस भौगोलिक क्षेत्र में होती है वहां वही पैदा करती है। कोकोनट हमारे यहाँ नहीं पैदा होता, केरला और पूरे
सी कोस्टल एरिया में इसलिए पैदा होता है कि वहां पर मॉइस्चर ज्यादा होने, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से बॉडी से मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स पसीने के साथ खूब निकलते हैं और उन्हें फिर से टॉप अप करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जिसमें मिनरल खूब हो, और वो होता है कोकोनट में। अब हमारे यहाँ या ठंडे क्षेत्रों में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रकृति उसे पैदा नहीं करती है। लेकिन आज फैशन इस बात का है कि हम एग्जॉटिक चीजों को खाएं, यानी ऐसी चीजों को खाएं जो हमारे यहाँ कभी पैदा ही नहीं होती। यकीन मानिए यह दोनों पर बोझ है, आपके जेब पर भी और आपके शरीर पर भी। फायदा उससे कुछ नहीं होना है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है स्वास्थ्य के लिए, वह है माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। आप जानते हैं कि हम साइकोसोमेटिक हैं, हमारा शरीर और मन एक साथ तालमेल में काम करता है। ऐसा संभव नहीं है कि मन कुछ और करे, शरीर कुछ और करे और दोनों परफेक्टली उसको परफॉर्म कर पाए। खाना खाते समय आज हमारी सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस इस बात पर होती है कि हमारे एक हाथ में मोबाइल होता है, घंटी बजती रहती है, हम बातें करते रहते हैं या रील पर स्क्रॉल करते रहते हैं, लिहाजा हमारे दिमाग का पूरा फोकस हमारे मोबाइल पर होता है। हमें ये पता नहीं होता कि हम खा क्या रहे हैं। और आपका शरीर चलता है, आपका गट काम करता है आपके ब्रेन के सिग्नल पर। ब्रेन को ये सिग्नल ही नहीं भेज पाता, ब्रेन गट को, कि अब हम कोई चीज खाने जा रहे हैं, वो खट्टी है, मीठी है, तीखी है, कटु है, मधुर है, और उसे डाइजेस्ट करने के लिए जूस की जरूरत है। लिहाजा जो कोऑर्डिनेशन टूटता है, पेट वह परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है जिससे वह भोजन पूरी तरह पच पाए। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस बात को समझना होगा कि आपको भोजन करते समय पूरी तरह भोजन पर फोकस होना होगा। एक एक ग्रास को उठाइए, एक एक निवाले को उठाइए, उसे फील कीजिए, उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसकी स्मेल और टेस्ट कीजिए, ताकि आपकी टेस्ट बड उस सिग्नल को पेट तक भेज पाए और पेट तैयार हो पाए कि जो भोजन आ रहा है उसे कैसे हमें डाइजेस्ट करना है सर्वोत्तम तरीके से। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप चाहे जितना हेल्दी फूड खा रहे हो, दैट इज जंक फूड फॉर योर स्टमक। जंक का मतलब सिर्फ इतना होता है जिन चीजों का हम उपयोग न कर पाए। घर में जंक हम उसको कहते हैं जिन कबाड़ का, जरूरी नहीं कि वो खराब हो, लेकिन अगर हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए जंक होता है। ठीक इसी तरीके से पेट के लिए वह सब कुछ जंक है जिसका इस्तेमाल पेट नहीं कर पा रहा है। अगर आपने जो भोजन खाया उसके बारे में पेट को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आप खाते समय कहीं और थे, कुछ और कर रहे थे, तो यकीन मानिए पेट उसे जंक फूड के रूप में ही एक्सेप्ट करेगा, उससे कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपको छोड़नी होंगी, जैसे बासी और गरिष्ठ भोजन। यकीन मानिए भोजन में जो ऊर्जा होती है, जो जैविक ऊर्जा जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वह पकने के बाद खत्म होना शुरू होती है। बीज जब तक पकाया नहीं गया है तब तक वह ऊर्जा उसमें संरक्षित रहती है। आप 10 साल रखने के बाद भी बीज को जमीन में लगा दीजिए, वह उसमें नए पौधे निकलेंगे और वो फिर से वृद्धि होगी। लेकिन अगर बीज को उबाल दिया उसके बाद आप चाहे जो कर लें, उस बीज में जर्मिनेशन नहीं होने वाला है। ये समझने की बात है। जो भोजन आप करते हैं, जैसे ही आप उसे पकाते हैं उसके बाद उसमें संरक्षित जैविक ऊर्जा धीरे 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 खत्म होना शुरू होती है। और ये बहुत से इस पर रिसर्च हुए हैं जो ये मानते हैं कि लगभग 45 से लेकर 90 मिनट के भीतर, 45 मिनट में वो आधी हो जाती है और 90 मिनट में पूरी तरह जीरो हो जाती है। अगर भोजन पहले का पका हुआ है और 90 मिनट के बाद आप खा रहे हैं तो दैट इज ओनली रफेज। रफेज माने जो पेट तो भर देगा लेकिन उससे कोई पोषण नहीं मिलेगा। ये प्रमाणिक तथ्य है। इसलिए भोजन पकने के 45 मिनट से 90 मिनट के बीच में उसे अवश्य कर लीजिए, तभी उससे आपको पूरा पोषण मिल पाएगा। और संस्कृत में कहते हैं कि भोजनांते विषम वारी, ये आयुर्वेद का सूत्र है कि भोजन के अंत में पिया गया पानी विष के समान होता है। कारण समझ में आने वाला है। दोनों तरीके से मैं बताता हूं, आयुर्वेद और स्वर विज्ञान दोनों की दृष्टियों से। देखिए, जल तत्व को स्वर विज्ञान में कहा गया है कि यह हमारे 5 तत्वों में से एक तत्व है। भोजन होता है पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधि, क्योंकि जो भोजन हमें
शाकाहारी प्राप्त होता है या इवन मांसाहारी भी जो प्राप्त होता है, सब जमीन से जुड़ा होता है। या तो जमीन से पैदा होता है या जमीन पर पैदा होने वाली चीजों को खाकर बढ़ने वाले जीवों से हमें प्राप्त होता है, यानी वो पृथ्वी तत्व होता है उसमें। और पेट की जो जठराग्नि मैंने बताई वो है अग्नि। अब इन दोनों तत्वों का सीधा वैर है जल तत्व से, क्योंकि जल तत्व अगर पृथ्वी तत्व से मिलता है तो कफ पैदा होता है, कफ प्रकृति पैदा होती है। और जल तत्व अगर अग्नि तत्व से मिलता है तो अग्नि बुझ जाती है। अग्नि जिसको भोजन पचाना है, जिसको शरीर को पोषण देना है, जैसे ही भोजन के बाद आप पानी पीते हैं वह शांत हो जाती है। और अग्नि शांत हुई नहीं कि आपके पेट में पड़ा हुआ भोजन जंक फूड में बदला, टॉक्सिन्स में बदला। भोजन के बाद कम से कम 1 घंटे पानी नहीं पीना चाहिए। तीसरी चीज आती है जो बड़ी महत्वपूर्ण है स्वस्थ रहने के लिए, वो है क्षमता से अधिक भोजन का न करना। अब ये हम सुनते तो आए हैं, पुराने लोगों ने कहा है, हर संस्कृति में कहा गया है कि पर्याप्त भोजन करो, सम्यक भोजन करो, जरूरत से ज्यादा भोजन न करो। समस्या ये है कि हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि वो पर्याप्त है कितना। जब तक जी न भर जाए तब तक, या जब तक स्वाद न मर जाए तब तक। हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है। चलिए मैं आज आपको पैरामीटर देता हूं। बहुत प्राकृतिक रूप से व्यवस्था हमारे शरीर में, यूनिवर्स ने बना रखी है, हम उसे जानते नहीं है। जब आप भोजन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम कीजिए, भोजन को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वह भोजन अगर आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आ रहा है, आपके पेट में आप उसे ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि आप इतने कुलीन और सभ्य हैं कि अगर कोई आपके लिए गेट भी खोल देता है, जरा सी मदद करता है, तो आप उसे थैंक यू बोलते हैं, लेकिन उस भोजन को धन्यवाद नहीं देते हैं जो आपको जीवित रखने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है। भोजन को धन्यवाद दीजिए, उसको अनुभव कीजिए, उसकी स्मेल लीजिए, एरोमा को लीजिए, और इसको लेते ही आप देखेंगे कि आपके मुंह में सलाइवा ज्यादा बनना शुरू हो गया है। वो सिक्रेशन आपको महसूस होगा। सलाइवा बनने का मतलब है कि नाउ योर सिस्टम इज रेडी टू एक्सेप्ट द फूड इन अ प्रॉपर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। वो पूरी तरह अब तैयार हो गया है। आप भोजन को खाना शुरू कीजिए। अगर आप उस दौरान सोशल मीडिया, मोबाइल या टीवी पर नहीं हैं, अगर डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद वो सलाइवा धीरे धीरे कम होना शुरू होगा और जो आप निवाला मुंह में ले रहे हैं वह सूखा सूखा लगने लगेगा आपको। उसको चबाने में और उसको मुंह में घुमाने में थोड़ी सी कठिनाई होने लगेगी, यानी सलाइवा कम होने लगा। ये सिग्नल है कि नाव पेट भर रहा है और कुछ ही देर में सलाइवा बनना बंद हो जाएगा। उस समय आपको रुक जाना है, क्योंकि बॉडी ने खुद सिग्नल दे दिया कि अब उसे भोजन की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हम उस समय वहां होते ही नहीं। हमारा दिमाग होता है किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज में, या कुछ क्रिकेट का मैच चल रहा है उसे हम देख रहे हैं। हम करते क्या हैं, एक ऑटो मोड में पुरानी याद के मुताबिक पानी का ग्लास उठाते हैं, गले को गीला करते हैं और अगली निवाले को अगला बाइट हम लेना शुरू कर देते हैं। ये सबसे घातक है। आप भोजन अगर माइंडफुल तरीके से करते हैं, कभी इस बात का आपको दिक्कत नहीं होने वाली है कि आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए जो एक सबसे बड़ी जरूरत है और जो हम नहीं ध्यान दे रहे हैं वो है सनलाइट। देखिए, इस पृथ्वी पर पूरा का पूरा जो भी जीवन है उसमें बाकी सारे तत्वों का योगदान भले ही हो, लेकिन 2 तत्व ऐसे हैं जिनके बगैर वह कभी भी जीवन संभव नहीं होगा। सबसे बड़ा है सूरज की रोशनी और दूसरी है हवा। अगर सूरज की रोशनी न हो तो विज्ञान भी यह कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में इस पृथ्वी पर जीवन का हर चिन्ह खत्म हो जाएगा, चाहे वे पेड़ पौधे हो, घास हो, तिनके हो, छोटे माइक्रोब्स हो या मनुष्य हो। हर तरह का जीवन समाप्त हो जाएगा सूरज की रोशनी के अभाव में। अगर सूरज की रोशनी का इतना महत्व है तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में भी उसकी आवश्यकता होगी। ये समझ में आने वाली बात है। और आज हमारी लाइफ स्टाइल के कारण शायद 15 मिनट भी सूरज की रोशनी हमारे ऊपर नहीं पड़ती है। वह बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस लाइट में ही बॉडी के सारे सेल्स अपने आप को बहुत सी ऐसी
चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसलिए कम से कम 30 मिनट सनलाइट का एक्सपोजर आपको मिले, चाहे जिस रूप में मिले। सुबह आप टहलने जाएं, शाम को आप कहीं बगीचे में बैठें, या आपके काम करने की डेस्क ऐसी जगह पर हो जहां सनलाइट आपको सीधे आती हो खिड़कियों से। यह आपको करना पड़ेगा अगर पूरी तरह स्वस्थ रहना है तो। अब हम आते हैं 3 प्रकार की प्रकृतियों पर, और वह इसलिए समझना आवश्यक है आपको कि अगर आप अपनी प्रकृति को जानेंगे तभी आप अपनी जीवनचर्या, अपनी दिनचर्या को सुनिश्चित कर पाएंगे, निर्धारित कर पाएंगे, जिससे आप बार बार बीमार न पड़ें और आप अधिकतम समय स्वस्थ रह पाएं। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपनी प्रकृति को जानते हैं तो आप उसके अनुसार अपना जीवन जीने का तरीका बनाएंगे, खाने पीने का बनाएंगे, एक्सपोजर का बनाएंगे। आपको ये पता होगा कि क्या खाने से आपका शरीर किस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कफ प्रकृति की। कफ प्रकृति का अर्थ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जिसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व ये असंतुलित हों। पृथ्वी तत्व होने के कारण उनके शरीर में भारीपन होता है, जल तत्व होने के कारण उनका शरीर सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, स्किन रेडिएंट होती है, लेकिन उसी के कारण एक आलस्य भी उनके अंदर होता है, भारीपन भी होता है, काम करने में धीमे होते हैं, और यह धीमापन सिर्फ उनकी बॉडी में नहीं होता, उनके डाइजेशन सिस्टम में भी होता है। लिहाजा ऐसे व्यक्तियों के शरीर में भोजन देर से पचता है। अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो उसका पता कैसे लगाएंगे? ऐसे लोगों का शरीर भारी और मजबूत होता है, त्वचा चिकनी और मुलायम होती है। ऐसे लोगों को ठंड अच्छी लगती है, उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। चूंकि जल और पृथ्वी के कारण उनके शरीर की सहन शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें ठंडक अच्छी लगती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का पाचन धीमा होता है और उन्हें भूख भी कम लगती है। ऐसे लोग शांत होते हैं, सहनशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं और धीमे धीमे बोलते हैं, बहुत फास्ट नहीं बोलते हैं। इनकी याददाश्त बड़ी अच्छी होती है, लेकिन सीखने में ये स्लो होते हैं। एक बार जो सीख लें वह भूलते तो नहीं है, लेकिन आलस्य के कारण सीखने की गति बहुत धीमी होती है। इनकी ताकत है वही इनकी कमजोरी हो जाती है। इनकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि भावनात्मक रूप से ये स्थिर तो होते हैं, इन्हें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कोई कुछ भी बोल दे, टची नहीं होते हैं, हर चीज को बड़ी गंभीरता से नहीं लेते हैं कि किसी ने अच्छा बोल दिया तो खुश हो जाए, किसी ने खराब बोल दिया तो बहुत दुखी हो जाए। लेकिन अगर ये कभी दुखी होते हैं तो ऐसी दिशा में ये जल्दी संभाल नहीं पाते अपने आप को, और इनका दुख धीरे धीरे इनको डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। अब हम दूसरा देखते हैं वात प्रकृति के लोगों को। वात प्रकृति का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में आकाश तत्व और वायु तत्व असंतुलित है। ऐसे लोग ज्यादातर दुबले पतले होते हैं, शरीर उनका रूखा होता है, स्किन ड्राई होती है, बाल अच्छे नहीं होते, चमक नहीं होती, बालों में रूखापन होता है, चेहरे पर उनके हमेशा मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। अगर वात प्रकृति के लोगों को हम देखें तो ऐसे लोगों को भी भूख कम लगती है, कफ प्रकृति वाले लोगों की तरह भूख कम लगती है और अनियमित होती है। लेकिन ऐसे लोगों को ठंड बर्दाश्त नहीं होती। इन्हें कफ प्रकृति के विरुद्ध, कफ प्रकृति वालों को ठंड अच्छी लगती है, लेकिन इन्हें ठंड कतई अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं, वो एक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं और किसी भी योजना पर वो अच्छे से काम कर सकते हैं। इनकी कमी ये होती है कि ये बहुत जल्दी उत्साहित होते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी इनका उत्साह किसी बाधा के आ जाने के कारण डाउन भी बहुत तेजी से होता है। इनकी समस्या ये होती है कि इन्हें नींद कम आती है, अनावश्यक चिंता इनके अंदर रहती है और डर बना रहता है। अगर ऐसे लक्षण हैं तो ये मान लीजिए कि आप वात प्रकृति के हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पित्त प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं। जिन व्यक्तियों का पित्त प्रकृति माना जाता है, ऐसे व्यक्तियों में उनके शरीर में अग्नि और जल ये दोनों तत्व अधिक हो जाते हैं। अग्नि अधिक होने से उनको एसिडिटी बहुत होती है, पेट में एसिड ज्यादा बनता है, और जल तत्व अधिक होने के कारण वो एसिडिटी का प्रभाव भी बहुत शरीर में लगभग हर जगह पर पहुंच जाता है, हर अंगों को प्रभावित करता है। ऐसे लोग नॉर्मली मध्यम शरीर के होते हैं, मांसपेशियां इनकी अच्छी होती हैं, चेहरे पर अक्सर इनके तेज होता है, हाथ पैर के तलवे गर्म रहते हैं, लाली होती है इनके चेहरे पर, रेडिएंट होता है। लेकिन ऐसे लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, एकदम वो सहन नहीं कर पाते हैं पित्त के कारण।
इनका पाचन तेज होता है, इनको भूख ज़्यादा लगती है और अक्सर यही इनकी समस्या बनती है कि पाचन तेज होने और भूख ज़्यादा लगने के कारण ये ओवर ईटिंग करते हैं और ओवर ईटिंग करने के कारण अक्सर ये मोटे भी हो जाते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान और तेज होते हैं, जल्दी निर्णय लेने वाले होते हैं, लेकिन उनकी कमी ये होती है कि मानसिक रूप से उनको अपने ऊपर बहुत नियंत्रण नहीं होता है। पित्त प्रकृति होने के कारण उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है और उनका रेस्पॉन्स बड़ा बुरा होता है, जिसके कारण बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है। ये स्वभाव से आलोचनात्मक होते हैं, छोटी सी बात पर भी ये तुरंत तुलना करेंगे, उसकी आलोचना कर देंगे, कंपैरिजन करते रहते हैं अपने और लोगों के बीच में, और अगर ये कहीं अपने आप को कम पाते हैं तो क्रोध आता है इनके अंदर। अगर इस प्रकार के गुण आपके अंदर हैं तो आप ये मान लीजिए कि वह पित्त प्रकृति के कारण है। अब इन प्रकृतियों को जानने का अर्थ यह है कि इनको हम संतुलित करने की बात भी जाने। अगर पित्त प्रकृति है तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो तीखा भोजन अवॉइड करें, एकदम हटा दें। उन्हें भोजन में अपने ऐसी चीजों को लाना चाहिए जिनमें घी की मात्रा हो, जो स्नेहक हो, जो सॉफ्ट हो, जो मीठी हो। इस प्रकार का भोजन अगर वो करते हैं तो उन्हें राहत मिलती है। अपनी एसिडिटी पर नियंत्रण करने के लिए उन्हें अग्नि मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए और पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी वह तत्व है जो अग्नि को संतुलित करती है। पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए उन्हें अपनी रिंग फिंगर को और अंगूठे को आपस में मिलाकर और बाकी उंगलियों को सीधा रखकर ध्यान में बैठना चाहिए, कम से कम 15 मिनट प्रतिदिन। अगर वात प्रकृति है तो वात प्रकृति के लोगों को इस प्रकार का भोजन ज्यादातर पसंद आता है जो सूखा हो, ड्राई हो, जैसे चिप्स है, जैसे फ्रेंच फ्राइज है, लेकिन उन्हें यह अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के भोजन के कारण उनकी समस्या और बढ़ती है। वात प्रकृति वालों को हमेशा गरिष्ठ भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में जल तत्व भी हो, क्योंकि जितना ड्राई वो खाएंगे उतना ही वात उनका कुपित होगा और खराब होगा, जिससे उनकी समस्या बढ़ेगी। जो प्रॉब्लम है कि ऐसे लोगों को फास्ट फूड बहुत पसंद आता है और सच्चाई ये है कि फास्ट फूड की प्रोसेसिंग के कारण उसमें वाटर कंटेंट लगभग खत्म हो जाता है, तो वह इनकी समस्या को और बढ़ाता है। इसलिए ऐसे लोग फास्ट फूड या जंक फूड से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। समस्या सबसे ज्यादा भोजन के लिए होती है कफ प्रकृति वालों की, क्योंकि इनकी समस्या कफ के बढ़ने के कारण जो आलस्य बढ़ेगा, शरीर में भारीपन बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, वह जरा सी गलती पर इनको बीमार बना देता है और ज्यादा इनकी समस्याओं को बढ़ा देता है। ऐसे लोगों को तरजीह देनी चाहिए ड्राई भोजन को, सूखा भोजन जिसमें पानी का कंटेंट कम हो, तीखापन हो, जो सामान्यतः इन्हें पसंद नहीं होता क्योंकि मीठा भोजन इन्हें पसंद होता है, लेकिन इनको उसके विपरीत भोजन करना होगा ताकि इनका कफ प्रकृति थोड़ा संतुलन में आ सके। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार इन प्रकृतियों को संतुलन में रखने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जैसे त्रिफला का उपयोग, उनका आप कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे आयुर्वेद के जानकार के देख रेख में कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रकृति पर आपका नियंत्रण हो, संतुलन बना रहे और आप स्वस्थ रहें। क्योंकि याद रखिए, हमेशा ये कहा जाता है जान है तो जहान है। अगर आपने अपने स्वास्थ्य को अपनी पहली प्राथमिकता बना ली तो निश्चित रूप से आपके जीवन में हर तरह की खुशियां आएंगी, और अगर स्वास्थ्य नहीं है तो खुशियों के आने के बाद भी उनका कोई आनंद नहीं मिलने वाला है। स्वर विज्ञान के अगर आप साधक हैं तो मैं यह रेकमेंड करूंगा कि अपने आप को ओवरऑल कंप्लीट होलिस्टिक तरीके से हेल्दी रखने के लिए आप 2-3 प्रयोग अवश्य करें, जिनमें सबसे प्रमुख प्रयोग है नाड़ी शोधन प्राणायाम का, जो कि आपकी शरीर की दोनों ऊर्जाओं को, प्लस और माइनस, इड़ा और पिंगला, इन दोनों ऊर्जाओं को संतुलन की स्थिति में ले आता है। क्योंकि संतुलन में आते ही आपकी बॉडी धीरे 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 हर प्रकार के जो अतियां हैं, जो उसका एक्सट्रीम एंड है, उससे संतुलित होने लगती हैं। कफ प्रकृति, वात प्रकृति या पित्त प्रकृति यह शांत होने लगती है नाड़ी शोधन प्राणायाम के जरिए। अकेले इन सब से मुक्ति आपको धीरे धीरे मिलती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ अगर आप भ्रामरी प्राणायाम को जोड़ लेते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम आपको मानसिक रूप से संतुलित करती है, और जब शरीर और मन दोनों संतुलित होने लगे तो यकीन मानिए
कि स्वास्थ्य की यात्रा वहां से शुरू हो गई है। बाकी जीवन बहुत अच्छी तरह अनुभव करने और जीने के लिए है, खुशियों की यात्रा है। इसलिए स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए और इस जीवन का पूरा आनंद लीजिए, ताकि आप वो कर सकें जिसको करने के लिए आपने लक्ष्य बनाया है और जो करने के लिए आप जीवन में आए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कहीं से मोटिवेट करता हो अपने हेल्थ के लिए, आने वाले जीवन में अपने को बेहतर बनाने के लिए, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ इसे उन लोगों को भी भेजिए, परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। सुबह से शाम तक दवाओं की पूरी लिस्ट उनके हाथ में रहती है और दवाएं जेब में रहती हैं कि 11 बजे क्या खाना है, 2 बजे क्या खाना है, 3 बजे क्या खाना है, क्योंकि यह जीवन दवाओं के भरोसे नहीं चलना चाहिए। जीवेद शरदः शतम्, ये भारत की परंपरा में दिया जाने वाला सबसे प्रमुख आशीर्वाद था। लेकिन उसकी अगली पंक्ति थी कि कुर्वन् वेह कर्माणि, यानी स्वस्थ रहकर कार्य करते हुए, सक्रिय रहते हुए 100 वर्ष आप जिए। यह नहीं कहा गया था कि चारपाई पर या हॉस्पिटल के बेड पर जीना है। तो दोस्तों, इस जीवन को अगर जीना है तो निश्चित रूप से हमें अपने आप को फिर से स्वस्थ बनाना होगा, तन से भी, मन से भी। और अगर हम स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से यह देश भी स्वस्थ होगा। जय हिंद, जय भारत।